शुरुआत में जरा एक बार एक ऐसे परिवार के बारे में सोचते हैं। जो पहले से ही काफी हताश है। बिल्कुल। जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं। वो परिवार वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उन्हें इंटरनेट पर स्टेम सेल थेरेपी का कोई चमत्कारी इलाज दिख जाता है। हाँ, वही तथाकथित चमत्कार। और वो अपनी सारी जमा पूंजी, लाखों रुपए उस एक उम्मीद पर लगा देते हैं। जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। सही कहा। लेकिन क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या फिर सिर्फ बेबसी का फायदा उठाने का एक तरीका? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 2026 का ऐतिहासिक फैसला है, यश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ। बहुत ही जरूरी फैसला। और आज का हमारा मिशन भी यही समझना है कि कैसे अदालत ने स्टेम सेल के इन अप्रमाणित इलाजों को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी डॉक्टरी पेशे के खिलाफ बताकर कमजोर परिवारों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा दी है। ये सच में जमीनी हकीकत से जुड़ा मुद्दा है। यहाँ देखिए, यहाँ माता पिता की उम्मीद और मेडिकल एथिक्स आमने सामने आ जाते हैं। क्योंकि जब कोई परिवार बेबस होता है तो वो हर उस चीज पर भरोसा करना चाहता है जो उन्हें थोड़ी सी भी उम्मीद दे। बिल्कुल, लेकिन अदालत भावनाओं से नहीं चलती ना, वो विज्ञान और कानून देखती है। और इस फैसले में अदालत ने साफ कर दिया कि उम्मीद के नाम पर अवैज्ञानिक इलाज बेचना कोई सेवा नहीं है। यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अदालत ने इसे रोकने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का सहारा लिया। हाँ, लेकिन एक बात सोचिए, मैं सोच रहा था कि स्टेम सेल थेरेपी में तो अक्सर मरीज के ही शरीर की कोशिकाएं, जिन्हें ऑटोलॉगस सेल्स कहते हैं, वो वापस डाली जाती हैं। सही कह रहे हैं आप। तो कोई डॉक्टर ये क्यों नहीं कह सकता कि भाई ये तो मरीज के ही शरीर का हिस्सा है, कोई बाहर की दवा थोड़ी है? अदालत ने इसे दवा कैसे मान लिया? यही तो इस फैसले का मास्टर स्ट्रोक है। मैं समझाती हूँ। अदालत ने कानून की धारा 3B सेक्शन 3B को बहुत बारीकी से देखा। अच्छा। इस धारा के हिसाब से कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका इस्तेमाल किसी बीमारी के इलाज के लिए हो रहा है, वो दवा या ड्रग है। ओहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोशिका मरीज की शरीर से निकाली गई थी? एकदम सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही ये कोशिकाएं दवा की कैटेगरी में आईं, इन पर सख्त लाइसेंसिंग के नियम लागू हो गए। अब कोई भी क्लिनिक इसे बिना सरकारी मंजूरी के ऐसे ही नहीं बेच सकता। कानून ने सीधा जड़ पर वार किया है। बिल्कुल। पर एक सवाल ये उठता है कि जो डॉक्टर ICMR जैसी संस्थाओं के नियमों को दरकिनार करके ये इलाज कर रहे हैं, उनका क्या? कानून उनकी इस लापरवाही को कैसे तौलता है? इस सवाल का जवाब बोल्म टेस्ट में छिपा है। इसे थोड़ा ठहराव के साथ समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में खोलते हैं। ये बोल्म टेस्ट आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो बोल्म टेस्ट ये देखता है कि क्या उस स्थिति में कोई भी दूसरा समझदार और योग्य डॉक्टर वैसा ही इलाज करता, जिसे स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहते हैं। हाँ। अब देखिए, ICMR के दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी अभी तक अप्रमाणित है। प्रूवन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो एक समझदार डॉक्टर इसे नहीं करेगा। अगर कोई डॉक्टर इसे एक पक्के इलाज की तरह बेच रहा है तो वो बोल्म टेस्ट में फेल हो जाता है। और ये सीधे सीधे लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि क्लिनिक वाले तुरंत बचाव में कहते हैं कि देखिए, माता पिता ने खुद इस इलाज की मांग की थी। हाँ, वो फॉर्म दिखा देते हैं। हाँ, कहते हैं उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी वाले फॉर्म पर साइन किए थे, जिसे मेडिकल भाषा में पेशेंट ऑटोनॉमी या मरीज की मर्जी कहा जाता है। इसका क्या? ये सबसे बड़ा भ्रम है। यहाँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी पूरी जानकारी के बाद ली गई सहमति पूरी तरह से फेल हो जाती है। वो कैसे? जरा सोचिए, जब किसी इलाज का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण ही मौजूद नहीं है तो एक डॉक्टर मरीज को उसके असल फायदों या नुकसान के बारे में क्या ही बताएगा? बिल्कुल। जब डॉक्टर को खुद नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे तो वो माता पिता को क्या जानकारी दे रहा है? एकदम सही पकड़ा आपने। और जब सही जानकारी ही नहीं दी गई तो उस साइन किए हुए फॉर्म की कोई अहमियत नहीं रह जाती। मरीज की स्वायत्तता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई भी जाकर किसी अवैज्ञानिक इलाज की मांग कर ले। बिल्कुल नहीं। ये तर्क असल में डॉक्टरों को कमजोर लोगों का शोषण करने से रोकता है। तो अगर हम इन सारे कानूनी दांव पेचों को समेटें तो आम लोग और मेडिकल पेशेवरों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? इसके दो बहुत ही साफ और व्यवहारिक निष्कर्ष हैं। बताइए। आम जनता के लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जो असली और वैध क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनमें आमतौर पर मरीजों से पैसे नहीं लिए जाते।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर कोई डॉक्टर किसी एक्सपेरिमेंटल इलाज के लिए लाखों रुपए मांग रहा है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और दूसरी बात पेशेवरों के लिए है। कोई भी नया मेडिकल इनोवेशन या आविष्कार स्थापित नियमों को दरकिनार करके नहीं हो सकता। क्या बात है। ये फैसला सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय चिकित्सा में सुरक्षा और नैतिकता की एक नई नींव है। एकदम सही कहा आपने। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, बताइए। मतलब मान लीजिए कि कानून हमेशा विज्ञान और नए इलाजों की रफ्तार से एक कदम पीछे ही रहता है। वो तो होता ही है। तो भविष्य में जब दुनिया भर में आक्रामक रूप से कोई नया चमत्कारी स्वास्थ्य ट्रेंड फैलेगा, तो हमारी व्यवस्था बेबस परिवारों को बचाने के लिए पहले से कैसे तैयार रह सकती है?